गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राजेश कुमार आप सभी का माय यूट्यूब चैनल राजेश कुमार मैथ्स पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। वेक्टर के हम पार्ट 12 में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल या वज्र गुणनफल। कल हमने थ्योरी में डिस्कस किया बेटा जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। हम आगे बढ़ाते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम क्या देखते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान सदिश गुणनफल का मान भी किस पर डिपेंड करता है, थीटा पर डिपेंड करता है। तो हम थीटा की अलग अलग स्थितियों की बात करेंगे। केस फर्स्ट, यदि कौन सी दी, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, जब दोनों सदिश एक दूसरे के क्या होंगे बेटा जी, समांतर। अर्थात दोनों सदिश परस्पर कैसे हो, समांतर हो। तो यदि कोई दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो उनके मध्य का कोण सदैव 0 डिग्री का होता है। और यहाँ चूंकि साइन घटक काम में आ रहा है तो हम बात करें साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन 0 एन कैप। साइन 0 0 लिखते ही कंप्लीट क्या बन गया बेटा जी, 0। अभी हम बात करें क्या यहाँ मैंने जो 0 लिखा वो सही लिखा है, बिल्कुल नहीं। क्यों, हमने पढ़ा कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल से तो सदैव सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ तो हमने 0 लिखा, डायरेक्शन को शो ही नहीं किया, जो कि गलत है। तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बेटा जी, तीर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, ऐसी गलती का बोर्ड एग्जाम में 1/4 अंक काट लिया जाता है, ध्यान देंगे आप। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राप्त हुआ है बेटा जी हमें, ये MTR मुझे तुझे रटना है। क्या है इसका मतलब समझें कि यदि कोई दो सदिश परस्पर समांतर हो, अर्थात यदि कोई दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल सदैव क्या होता है, शून्य नहीं, शून्य सदिश होता है। हमने क्या डिस्कस किया बेटा जी कि यदि कोई दो सदिश परस्पर समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल सदैव शून्य सदिश होता है। तो आइए हम बात करें, क्या वेक्टर ए के समांतर होता है, बिल्कुल प्रत्येक सदिश स्वयं के समांतर होता है। इसका मतलब वेक्टर ए के समांतर है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर भी क्या होगा, 0 वेक्टर। थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा आपको, क्योंकि आपने अदिश गुणनफल में आदत पड़ गई है आपको। क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर। बेटा जी वहां अदिश गुणनफल है और यहाँ क्या है, सदिश गुणनफल है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर। तो बता दीजिए आप फिर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, 0 वेक्टर। इसी प्रकार वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी बराबर भी क्या होगा, 0 वेक्टर ही होगा। याद रखना है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में काम में आती है बातें, पहले भी कहा था अदिश गुणनफल में। इसी प्रकार हम बात करें, क्या अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है, कौन सा, आई कैप, क्या वो स्वयं के समांतर होता है, बिल्कुल आई कैप के समांतर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा जी, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर भी क्या होगा, 0 वेक्टर। इसी प्रकार से आप बताएंगे मुझे जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही, 0 वेक्टर। इसी प्रकार के कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है।
तो हमने यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस किया कि यदि कोई दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल सदैव शून्य सदिश होता है, जबकि अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा कि यदि कोई दो सदिश परस्पर लंबवत हो, समांतर नहीं लंबवत हो, तो उनका अदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। हम बात करें कैस सेकंड, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आदत पड़ गई आपको। यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों सदिश कैसे हो, वेरी गुड, दोनों सदिश कैसे हो, दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, परस्पर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, आइए देखें। यहाँ साइन घटक यूज हो रहा है, क्या बनेगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी 1। तो मैं बात करूँ यहाँ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर क्या बनेगा, वेक्टर A का परिमाण वेक्टर B का परिमाण साइन 90 कितना हो गया 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटू n कैप। इस रिजल्ट से हमें विशेष फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हम बात करें, हमने ये पढ़ा कि निर्देशीय अक्षों अर्थात अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के जो अनुदिश इकाई सदिश होते हैं, कौन से, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, वो परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इसका मतलब तो आई कैप और जे कैप भी परस्पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, सिमिलरली ऐसा ही होगा, वेक्टर ए के स्थान पे हम आई कैप रखेंगे, वेक्टर बी के स्थान पर हम जे कैप रखेंगे, तो क्या बनेगा, आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण एन कैप। आई कैप और जे कैप तो इकाई सदिश है, आप जानते हैं आई कैप और जे कैप का परिमाण तो कितना हो जाएगा 1। दिस इंप्लाइज आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या आ गया बेटा जी, एन कैप। इस एन कैप की बातें तो हमने पिछले वीडियो में की थी। ये कैसा सदिश होता है, कैसा इकाई सदिश होता है, लंबवत इकाई सदिश होता है। किसके लंबवत होता है, ये पहले और दूसरे दोनों सदिशों के लंबवत होता है। तो किसके लंबवत हो गया, ये आई कैप और जे कैप दोनों के लंबवत है। मान लीजिए आई कैप और ये जे कैप है, इन दोनों के लंबवत है, इस प्रकार से क्या होगा बेटा जी, एन कैप होगा। और आप जानते हैं आई कैप और जे कैप के लंबवत जो इकाई सदिश होता है वो तो कौन सा होता है, के कैप। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या होगा, के कैप। याद रखिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप। वही पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाए। मान लीजिए ये आई कैप की दिशा है, ये जे कैप की, आप अंगुलियों को किस तरफ घुमाएंगे, दाहिने हाथ की, आई कैप से जे कैप की ओर। तो अंगूठा आपको क्या बता रहा है, के कैप। क्या बता रहा है बेटा जी, के कैप। इसी प्रकार से हम बात करें फिर जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया ये जे कैप और ये के कैप है, तो जे कैप और के कैप के लंबवत क्या आएगा, आई कैप। इसी प्रकार के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या होगा, बिल्कुल सही कहा बेटा जी आपने, जे कैप होगा। याद रखना है, हमने ये बात डिस्कस की थी अदिश गुणनफल में कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, लेकिन बेटा जी सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। तो अगर इनका रिवर्स करें, आई कैप क्रॉस जे कैप के स्थान पे यदि आपको कहा जाए जे कैप क्रॉस आई कैप, क्या होगा, आपको गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, गिफ्ट। क्या मिलेगा गिफ्ट में, माइनस के कैप। क्रम को आप छेड़ेंगे यहाँ, और क्रम को छेड़ते ही क्रम नाराज हो जाएगा, आपको थप्पड़ लगा देगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ क्रम चेंज करें, जे कैप क्रॉस के कैप के स्थान पे के कैप क्रॉस जे कैप। आपने क्रम के साथ छेड़खानी की, उसने आपको टोका, तो क्या आया, माइनस आई कैप। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप बराबर है माइनस जे कैप। लेकिन बेटा जी याद रखने में बहुत जोर आता है इनको, तो आप याद रखना मेरी एक छोटी सी बात, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, आई कैप जे कैप के कैप। अरे बेटा जी आप क्या चलते हो,
घड़ी की दिशा में चलते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से। यदि हम समय के साथ चलेंगे, यदि हम समय के साथ मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा। लेकिन अगर हमने समय के साथ नहीं चले तो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। अगर आप घड़ी की दिशा में चलते हैं, समय के साथ चलते हैं, आई कैप से जे कैप की ओर चलते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आपको गिफ्ट मिला क्या? के कैप। लेकिन अभी हम बात करें, आप जे कैप से के कैप की ओर घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप, आप घड़ी की दिशा में चल रहे हो, क्या मिलेगा? जे कैप। लेकिन यदि आप ऐसा कहे, आपने ऐसा किया, आप घड़ी की दिशा के विपरीत चले, अल्लो उल्टा चलिया, तो माइनस आओ लो भाई साहब। आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप। गुरुजी मार तो जो कुछ समझ में आया तो तीसरो तरीका और सीख लो बेटा जी, के है ध्यान से देखो। चक्रीय क्रम की बात हम बात करें, चक्रीय क्रम में हम बात करूं, मैं 1 2 3 के एग्जाम्पल से बताऊं। 1 के बाद कौन आया? 2, 2 के बाद कौन आया? 3। भाई साहब 3 के बाद क्या आएगा? बोले गुरुजी 4। 4 को नहीं आवे, बात 3 की हो रही है, तो 3 के बाद कौन आओगो? 1 आओगो। तो चक्रीय क्रम यानी आई के बाद क्या आएगा? आई के बाद क्या आना चाहिए? जे। आई और जे आ गया तो क्या आएगा? के। जे के बाद क्या आना चाहिए? के। जे और क्या आ गए तो क्या आएगा? उस के बाद क्या आता है रे? बोले गुरुजी आई, बिल्कुल आई कैप। ऐसे के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप के बाद में आई कैप और आई कैप के बाद में क्या आएगा? जे कैप। चक्रीय क्रम की पालना करनी है। अगर आप चक्रीय क्रम की पालना नहीं करते हो तो आपको माइनस मिलेगा। अरे जे के बाद में ही आवा है के, को नहीं आवे ना, जरा क्या हो लो? माइनस। के के बाद में जे आवा है के, को नहीं आवा है तो क्या हो वो? माइनस। आई के बाद में के थोड़ी आवा है, आई के बाद में तो जे आवा है। क्रम के सागे छेड़खानी करी तो के मिल गई ने माइनस। सेकंड केस इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास में ये भी। अब मैं बात करूँगा थर्ड केस की। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो हम समझ चुके हैं। केस थर्ड हमारा है, बोलो प्यारे विद्यार्थियों। हाँ बिल्कुल, केस थर्ड समझने लग गए भाई बालक मुझे। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अर्थात दोनों सदिश कैसे हो? प्रति समांतर हो। कैसे हो? प्रति समांतर हो। तो क्या बनेगा बेटा जी? साइन 180, साइन 180, साइन 0 और साइन 180 तो बराबर होते हैं। तो बताओ कितना होगा रे? साइन 0 0। साइन हमेशा एन पाई पे 0 होता है। कहाँ 0 होता है? एन पाई पे। तो साइन पाई का मान भी तो 0 ही होगा। ये लो जी। तो क्या आ गया अपने पास में? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर साइन 80 बनते, ये कंप्लीट क्या बन गया? 0 वेक्टर। अर्थात यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई दो सदिश समांतर हो या प्रति समांतर हो तो दोनों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य सदिश प्राप्त होता है। बेटा जी हमने अभी एक बात डिस्कस की थी कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता। बोले गुरुजी क्या को नहीं करे? आओ देखो क्या को नहीं करे। मान लीजिए ये हमारे पास में वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके मध्य का कोण थीटा है। हमने दाहिने हाथ की अंगुलियों को ए से बी की ओर घुमाया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस दिशा में आया बोर्ड के लंबवत, तो डॉट डॉट करके हम ऊपर की ओर दर्शा देते हैं। भाई साहब एन के पा गई। मैं अब क्रम को छेड़ूंगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मैंने क्या किया? ए की जगह बी, बी की जगह ए। आप भी कर दो। वेक्टर ए के परिमाण के स्थान पे वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर बी के परिमाण के स्थान पे वेक्टर ए का परिमाण। थीटा तो थीटा ही रहेगा, बी और ए के बीच का कोण भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ एन कैप नहीं होगा तो क्या होगा? याद करो दाहिने हाथ का नियम क्या बोलता है? क्या बोलता है?
देखो ध्यान से क्या बोलता है, अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर घुमाए। इस बार भाई साहब पहला बी है, दूसरा ए है, बी सु ए का नहीं घुमाओ, जनरली यह करेगा और सर बी सु ए का नहीं घुमाए ना, इनके भी तो आयो हाथ कौन सो है, बायो है, कौन सो लेनो है, दायो लेना है। अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को वेक्टर बी से वेक्टर ए की ओर घुमाए। अंगूठा देख रहे हो आप, किधर जा रहा है रे, इस पीछे की ओर जा रहा है, दीवार के अंदर की ओर जा रहा है। अंदर तो मैं ले जा नहीं सकता इसको, तो डॉट डॉट करके हम नीचे की ओर दर्शा देते हैं। ऊपर की ओर एन कैप, तो नीचे की ओर क्या होगा, माइनस एन कैप। बोले गुरु जी माइनस क्या लगाया थे, बेटा जी एन कैप ऊपर की ओर है, इसका विपरीत दिशा है तो माइनस को चिन्ह बता रहे, दिशा क्या होनी है, एन कैप का विपरीत है। एन कैप ऊपर की ओर तो यो नीचे माइनस एन कैप, तो एन कैप की जगह क्या आएगा, माइनस एन कैप। परिमाण तो अदिश राशि होती है और अदिश राशियां तो क्रम विनिमय नियम की पालना करती है। तो मैं कहूँ वेक्टर बी का परिमाण गुणा वेक्टर ए का परिमाण, चाहे मैं कहूँ वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का परिमाण, बात तो एक ही है ना रे। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस को चिन्ह तो आगे ना आगो, वो पहले लिखो पाछे लिखो कोई फर्क कौन पड़ा, अदिश राशि है, कहीं आगो रहे, साइन थीटा माइनस बाण निकालता है, कहीं बच गो एन के। ध्यान से देखो क्या आ गया, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस ऐसा का ऐसा, बच गया क्या, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा एन के, और वो क्या है भाई साहब, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। हमने क्या देखा, हमने क्रम को छेड़ा तो मुझे क्या मिल गया, गिफ्ट मिल गया, क्या मिला, माइनस। क्रम को छेड़ेंगे तो क्रम नाराज हो जाएगा। तो बता दो भाई साहब, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी यदि कहीं आपको दिखाई दे, उसको आप क्या लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूं अलग से, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, पालना नहीं करता है। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी को आप क्या कहेंगे, बोलो जी क्या कहेंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए को आप क्या कह सकते हैं, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। याद रखना है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। हमने ये बात भी कर ली, प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अब बात ये हमने बार बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बार बार, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, लेकिन हालत ही आप कौन सिखाया था ने कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को मान कैसे निकाला। आओ देखो, हमने वहाँ क्वेश्चन में हमें दिया होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी, बट यहाँ तो हमें अज्यूम करना होगा, हमने मान लिया, कौन सी माना, वेक्टर ए बराबर क्या है हमारे पास में, a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के, एंड वेक्टर बी बराबर क्या है, बोलो जी, a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। आओ कैसे करेंगे, चलो देखो बेटा जी, पहले कंप्लीट डिस्कस करते हैं फिर शॉर्टकट पे आएंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना आपको पहला, हाँ आगे मत बोलो रे, पहला पहले स्थान पे रखेंगे, a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के क्रॉस a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के। आओ रे बालको क्या करेंगे, बोले हवन करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे। a1 i कैप का क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट तो सदिशों का होता है, a1 a2 तो अदिश राशि है, तो क्या बन जाएगा यहाँ, a1 a2 i कैप क्रॉस i कैप प्लस a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस a1 c2 i कैप क्रॉस k कैप।
पल्स। अब B1 जे कैप का करेंगे, बोलो रे। B1 A2 जे कैप क्रॉस I कैप पल्स, B1 B2 जे कैप क्रॉस जे कैप पल्स, B1 C2 जे कैप क्रॉस के कैप पल्स। अब किसको हल करेंगे? C1 के कैप को, क्या बनेगा? C1 A2 के कैप क्रॉस I कैप पल्स, C1 B2 कौन रे? बिट्टू रसांग के घरा बिट्टू हुआ तारे। हाँ बोले सर मारा तो और भी हुआ है, ज़्यादा नहीं रहे। C1 C2 के कैप क्रॉस के कैप। अब आप मेन बात कर ले, हाल लो आप के जाना रहे थे भी जानो। आई कैप क्रॉस आई के बराबर है 0 वेक्टर, जे कैप क्रॉस जे के बराबर है 0 वेक्टर, के कैप क्रॉस के बराबर है 0 वेक्टर। और 0 वेक्टर होता है वो पूरा 0, वो भी 0 और वो भी 0। आंखों तो काम तमाम, चाल बाद 0 हो गए तो होगा 0। आलो जना को के काम है, कोई काम को नहीं। आलो आलो अब बात करा आई जे, आई का बाद में जे आवे, आई जे के तो क्या गो के आई के, आई के बाद में क्या आवे के रहे ना। करम का सागर छेड़खानी करी तो के मिलेगो गिफ्ट, के मिलेगो माइनस का जे केप। 8 प्लस माइनस तो क्या होगा? माइनस रो काई होगो जे केप। जे आई, जे के पाछे तो के आवे, आई थोड़ी आवे तो कायू जैसी जे आई के बच को के, क्या को के माइनस को के पल्स गायब। जे के बाद में के ही आवे तो काई बच गो आई के आई, के बाद में आई ऐसी एल को नहीं आवे जना काई बच को रहे के आई तो जे के का पाछे जे आया के दे, के के पाछे तो आई 80 तो कहीं आ जैसी अठे माइनस क्यों रहे के कैप क्रॉस जे केप हो है ना, तो के बन जाएगा आई केप। अन गायब कर दें आप, चोखा कौन लाग रहा। अन एक सागे से लिख दें आप, आई अड़ा सागे ढूंढ लो और आई को एक तो और एक और आई को, आई केप कॉमन ले लिया कहीं बच गो रहे B1 C2 माइनस B2 C1 और ये B1 C2 और ये B2 C1 माइनस जे केप कॉमन ले रही हूँ मैं दोनों में से, माइनस जे केप कॉमन लेता हूँ क्या को गो प्लस को A1 C2 माइनस ओके बच गो क्या बच गो रहे C1 A2 पल्स के केप कॉमन ले लियो, देखो के केप कॉमन लो के बच गो A1 B2 माइनस A2 B1 ये रिजल्ट आया। अब मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। अब ये रिजल्ट में एच करवा देता हूँ मैं आपको दोबारा से। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम इस प्रकार से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम खराब होगा अपना। तो अपने को क्या करना है बेटा जी, सारणिक की सहायता से हल करना है। किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से भाई साहब। सारणिक में ऊपर तो क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति में लिखेंगे यहाँ जो पहले आया उसके गुणांक। तो बताओ वेक्टर ए के गुणांक क्या है? A1 B1 C1 और वेक्टर बी के गुणांक क्या है? A2 B2 C2। और सारणिक को हल करना आपको आता है बेटा जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। कैसे हल करते हैं? अरे यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहता है। चलो जी, आई कैप पल्स का है ना, आई कैप के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया, पंक्ति और स्तंभ को छुपा लिया। तिरछा गुणा करेंगे पहले मुख्य विकर्ण का, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1। फिर अटे चिन्ह क्या को आसी जे केप कसा गए माइनस को, जेब केप का अनुदिश पंक्ति और स्तंभ तो हो रहे छुपा लिया। तिरछा गुणा करेंगे A1 C2 माइनस A2 C1। फिर के केप के साथ पल्स का चिन्ह आएगा, पंक्ति और स्तंभ को छुपाया। A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। मैच करो देनी सेम यार के
बोले गुरुजी सेम ही आ रहे, तो माथा पची थोड़ी करेंगे आप, हाँ आप तो क्या सवाल करेंगे सारणिक की सहायता से। तो बेटा जी आपको मैंने ये भी बता दिया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे बहुत ही काम की, कौन सी बात, कि भाई हम सदिश गुणनफल से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना सीखे हैं, तो इसकी सहायता से इसके कुछ अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस कह सकता हूँ मैं। इसकी सहायता से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 केसेस में निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें 2 केस डिस्कस करेंगे अपन। केस फर्स्ट, यदि किसी त्रिभुज की 2 संलग्न जुड़ी हुई या आसन्न भुजाएं ज्ञात हो। आपको एक त्रिभुज दे दिया जाए और कह दे कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो 2 सदिश हैं वो इस त्रिभुज की क्या है, संलग्न भुजाएं। डायग्राम से समझेंगे। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो बेटा जी ये दोनों जो भुजाएं हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसकी आसन या संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। आप देख पा रहे हैं आराम से। इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लिया इनके बीच का कोण थीटा है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल में तो आई पढ़ता है बचपन से चौथी क्लासों के रे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कौन आई, ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार। अब हम पढ़ा ना आधार के का भी मान जिया 3 4 5 एण का मानी तो हमें कहण की राशि में अदिश राशि। तो ये आधार तो ये है इसका, ये तो सदिश है, तो अदिश क्या होगा इसका परिमाण। तो आधार तो क्या हो गया वेक्टर ए का परिमाण। और ये सदिश गुणा को नहीं है भाई साहब, वो सिंपल वाला गुणा है। ऊंचाई, ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। ये कितनी होगी देखो बेटा जी, मैं वेक्टर बी का लंबवत घटक निकालूं। लंबवत घटक तो किससे आता है, बिल्कुल सही कहा, साइन से आता है। तो क्या होगा वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, यही उसकी ऊंचाई कहलाती है। वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। तो 1/2 आधार वेक्टर ए का परिमाण, ऊंचाई वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। और प्यारे विद्यार्थियों क्या तुम्हें याद है ये क्या था, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा तो क्या था, अरे सोचो क्या था, ये था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। किसका परिमाण है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो यदि किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, कौन सी हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। यहाँ आप देख पा रहे हैं किसकी सहायता से निकाल रहे हैं, अपने सदिश गुणनफल की सहायता से निकाल रहे हैं। केस सेकंड में डिस्कस करना चाहूंगा कि यदि आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हो, यदि किसी त्रिभुज, किसी क्यों ले ले अपन, त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कौन कौन सी हो गए इसके, ए बी सी, उनके स्थिति सदिश दिए हुए हो या उनके निर्देशांक दिए हुए हो, कि शीर्षों के स्थिति सदिश क्या है, ए का तो ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आइए बालकों कैसे निकालें। माना कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, शीर्ष ए के निर्देशांक दिए हो सकते हैं स्थिति सदिश की जगह। निर्देशांकों की सहायता से हम स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं। यदि 1 2 3 दे दिया निर्देशांक, तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर मान लीजिए दिया है, इसका बी वेक्टर दिया है, इसका सी वेक्टर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने क्या पढ़ा रहे हैं अभी, 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण तो आएगा भाई साहब। लेकिन ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या थी, आपको याद है क्या थी रे, आसन्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं। तो अगर मैं ए से शुरू करूं
किससे शुरू करूं? ए से। तो आसन भुजाएं कौन सी होंगी? बोलो रे ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अगर मैं बी से शुरू करूं, किससे शुरू करूं रे? बी से शुरू करूं तो कौन सी होंगी? बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। और यदि मैं सी से शुरू करूं, किससे शुरू करूं? सी से शुरू करूं तो क्या होंगी? सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहे, अगर माँ का क्रम का सागर छेड़खानी करूं तो कोई फर्क पड़ेगा के? कोई फर्क को नहीं पड़ा है। बोले गुरु जी अभी तो बताया माइनस आओगो और अब के लाग रहे बार ने मशीन। कौन सी मशीन है? एटीएम मशीन, जो कि हमेशा के दे धन दे है। माइनस को फर्क पड़ेगा लेकिन मापांक लेता है क्या को जाएगा? वापिस प्लस को जाएगा। अब हाँ अभी एक ना सोल्व करके देखेंगे। इससे भी एक इंपॉर्टेंट, एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आगो कि शीर्षा का स्थिति सदिश होगा तो त्रिभुज को क्षेत्रफल का ही होगा। तो तीन ये बनेगा और तीन में पहला हल करके देख रहे हो। देखो क्या बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर को मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। बाद वाला को स्थिति सदिश माइनस पहले वाला को स्थिति सदिश, बाद में कौन है? बी, वो बी है। तो क्यों जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या होगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हल कर लो इसको। वेक्टर बी का सदिश गुणा इन दोनों के साथ, बोलो क्या होगा? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर, सॉरी माइनस माइनस तो प्लस होगा ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। आपके जानो रहे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर तो क्या हो गया? 0 वेक्टर। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए को आप क्या लिख सकते हो? मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की सदिश गुणनफल में माइनस का चिन्ह आता है तो क्या लिख सकते हो? माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओ माइनस और वो माइनस कहीं हो जाएगा पल्स, और एक बन गो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इनके लिख को बोले सर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी तो बराबर हो सी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए माइनस माइनस पल्स, और के बन गो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। मान थोड़ा क्रम से लिख दू, चोखा लागी पहले ना लिख दूं, एक ही बात है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पल्स, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पल्स, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। सेकंड ग्रेड में बेटा जी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों की स्थिति सदिश वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी व वेक्टर सी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसमें एक ऑप्शन ये था 1/2 मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पल्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पल्स वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अब मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक पॉइंट डिस्कस करना जा रहा हूं आपसे कि यदि 3 बिंदु सररेख हो तो क्या होगा? 3 बिंदु सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध, कंडीशन ऑफ लीनियर 3 पॉइंट्स। मान लीजिए 3 बिंदु हमारे पास में ए जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर, बी जिसका स्थिति सदिश बी वेक्टर व सी जिसका स्थिति सदिश सी वेक्टर है, और ये तीनों बिंदु सररेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो क्या भाई साहब त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। तो इसको दिखा दो 0 के बराबर, ये 0 तो 1/2 काम चलेगा 0। तो क्या रिजल्ट बन गया हमारे पास में? देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पल्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पल्स वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का परिमाण बराबर है 0। परिमाण कितना आया? 0। में परिमाण को हटाऊं तो यहां क्या आ जाएगा? सदिश क्या बन जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पल्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पल्स वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होना चाहिए रे? 0 वेक्टर होना चाहिए। ये किसका प्रतिबंध है? 3 बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध है। एक बार फिर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर है कि यदि 3 बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर, बी जिसका स्थिति सदिश बी वेक्टर, सी जिसका स्थिति सदिश सी वेक्टर है,
तो इन तीनों के सर्रेख होने का प्रतिबंध क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पल्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी पल्स वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होगा जी? 0 नहीं, 0 वेक्टर होगा। चलो जी, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा सदिश गुणनफल का, वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आओ देखें। समांतर चतुर्भुज का वही दो केस पढ़ेगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, यदि समांतर चतुर्भुज की, किसकी? समांतर चतुर्भुज की क्या ज्ञात हो आपको? संलग्न या आसन भुजाएं ज्ञात हो। संलग्न या आसन भुजाएं ज्ञात हो। मान लीजिए वो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, किसकी आसन भुजाएं? अरे समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं हैं। आ वेक्टर ए है और आ वेक्टर बी है, आ के बीच को कोण थीटा है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? अरे आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है? वेक्टर ए का परिमाण है। अब ऊंचाई थोड़ी बताने की जरूरत पड़ेगी थाने को। लंबवत घटक किसको? वेक्टर बी को। क्या हो जाएगा? वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण साइन थीटा। क्या हो गया बेटा जी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं वेक्टर ए व वेक्टर बी हो, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना मैंने आपको सिखा दिया, सारणिक की सहायता से एक सदिश राशि आएगी, उसका क्या निकालोगे आप? परिमाण। अब ध्यान दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस मापांक की वैल्यू क्या आगे? इकाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर्ग इकाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ग इकाई। कैस सेकंड, यदि इसके शीर्षों के स्थिति सदिश ज्ञात हो, शीर्षों के क्या ज्ञात हो? स्थिति सदिश या निर्देशांक ज्ञात हो। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज के शीर्ष जो है वो ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर और सी का स्थिति सदिश सी वेक्टर और डी का स्थिति सदिश क्या है? डी वेक्टर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आइए देखते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। हमें तो आसन भुजाएं चाहिए। अगर आप शीर्ष ए से शुरू करते हैं तो कौन सी होंगी भाई साहब? ए बी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर। अच्छो कुल लाइयो, कोई बात को नहीं, 20 से शुरू कर ले। अगर अपन बी से शुरू करते हैं तो क्या होगा? बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। माना कि ये भी अच्छा नहीं लगा तो सी से शुरू कर लो। क्या हो जाएगा? सी बी वेक्टर क्रॉस सी डी वेक्टर। और क्या हो सकता है? डी से शुरू करें। किसे शुरू करें? डी से। तो क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर क्रॉस डी सी वेक्टर। आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सदिश गुणनफल की थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। कल हम इससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। उससे पहले आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इसकी थ्योरी को आप समझते हुए याद करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी एक बात कही थी आपको, जिसको थ्योरी आती है उसको सदिश पूरी आती है, उसका कोई भी एक अंक भी नहीं काट सकता। तो आप याद करें। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।